नमः संस्कृताय अभिवादये अहमें एसपी शुक्ला अत्र भवतां भवतीनां च मम यूट्यूब चैनल एसपी शुक्ला एजुकेट चैनलम स्वागतम वंदनम चा करिष्ये। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। एक जो संभावित तिथि है कि जब आपका परीक्षा होगा, अभी उसके बीच में लगभग 5 से 6 महीने का वक्त है और एक अच्छी तैयारी के लिए 5 से 6 महीने का टाइम लग भी जाता है, क्योंकि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी में क्लासेस तो आप देख ही रहे हैं। क्लासेस के साथ ही साथ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से अभ्यस्त होंगे। उसी श्रृंखला में एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के द्वारा प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट किया गया है और परीक्षा के पैटर्न पर भी आधारित जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए फीस मात्र 501 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन। जैसे आप संस्कृत में आते हैं, लगभग 40 चैप्टर हो रहे हैं। 40 के 40 चैप्टरों को इसी तरीके से जैसे आज का सेशन होने जा रहा है, आप देख लीजिए। पूरा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रैक्टिस के माध्यम से कराएंगे और कोशिश यही रहेगी हमारी और जो भी विषय चलेंगे उनकी कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकें और कंटेंट की क्वालिटी आपको दे सकें। क्योंकि यहाँ आप हमें देखने नहीं आ रहे हैं, आपकी परीक्षा में हमारे चेहरे से कुछ वाकिफ नहीं होगा। हमारा जो कंटेंट होगा ये आपके लिए मेन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा मेन पहला प्रयास केवल है कि हम कंटेंट आपको बहुत अच्छे से दे सकें, चाहे स्लाइड के माध्यम से दें, चाहे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से दें, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दें, जिसके माध्यम से भी दें आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से करा सकें। और प्रैक्टिस की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। तो अभ्यास बहुत जरूरी चीज़ होती है। आप यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो संस्थान का नंबर आपको दिख रहा है, आप जो है इनरोल करा सकते हैं। मात्र 501 रुपये में कंप्लीट विषय वस्तु। संस्कृत आपका है जैसे तो कंप्लीट संस्कृत, हिंदी लेते हैं तो कंप्लीट हिंदी, आप सामाजिक विज्ञान में जैसे इतिहास लेते हैं तो इतिहास कंप्लीट, जो भी विषय आप लेना चाहते हैं आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहली कक्षा। उसी परिप्रेक्ष्य में पहली कक्षा ये आपके बीच में एक तरीके से डेमो के रूप में प्रेषित करने चल रहा हूं। कादम्बरी कथा मुखम, कथा मुखम यानी कादम्बरी का, इसमें हम कथा मुखम यानी कथा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि कादम्बरी में बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन हम इस पे कथा मुखम यानी कथा जो है कादम्बरी की कथा उस पर मुख्यतया उस पर चर्चा करेंगे। कादम्बरी कथा मुखम। तो चलिए सबसे पहले कुछ हम उसके बारे में जान लेते हैं, कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं कादम्बरी के बारे में। फिर जैसे कि प्रश्नों को अभ्यास करेंगे, लास्ट में हम आपके बीच में 10 प्रश्न भी लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। आइए चलिए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अच्छे से आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपको हर एक कंटेंट बहुत अच्छे से दिखे, इसलिए आपको इस मेथड से पढ़ाया जा रहा है कि आपको मेन मकसद कंटेंट आपको बहुत अच्छे से एक बेस्ट क्वालिटी में दिखना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसलिए आइए देखिए, पहला पॉइंट दे रहा है महाकवि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। तो देखिए आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाकवि बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे। तो एक प्रश्न आपका निकल के आया, देखिए महाकवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। किसके? हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। गद्यकार यानी ये गद्यकार थे। गद्यकार बाणभट्ट का काल 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गद्यकार बाणभट्ट का जो समय काल रहा है वो कब का रहा है, तो 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध रहा है। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित होने के कारण बाण का स्थिति काल, यहां पर आप देखिए बोर्ड पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आप पॉइंट 2 देखिएगा, स्थिति काल प्रायः सुनिश्चित है। हर्ष का राज्यकाल 606 से 648 ईस्वी। कितना दे रहा है? हर्ष का राज्यकाल जो था वो 606 से लेकर के 648 ईस्वी तक है। इन तिथियों की पुष्टि ताम्रपत्रों, दानपत्रों तथा चीनी बौद्ध यात्री
वेन सॉन्ग और भारत यात्रा, अपने भारत यात्रा वर्णन के प्रसंग में उत्तरी भारत में सम्राट हर्षवर्धन का सविस्तार वर्णन होता है। अब देखिए यहां से एक पॉइंट निकल के आया, ये पॉइंट यहां रखने का मतलब क्या है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। वेन सॉन्ग का भारत में पर्यटन काल जो था वो 629 से 645 ईस्वी था। आपसे पूछा जा सकता है इतिहास के क्वेश्चन में, हर्ष का राज्यकाल कब से कब, 606 से 648 ईस्वी। वेन सॉन्ग का भारत में पर्यटन काल कब से था, 629 से 645 ईस्वी तक माना जाता है। इस प्रकार बाण का समय ईसा की 6ठी शताब्दी। अब बाण जो थे, कहा जा रहा है ना, बाणभट्ट के बारे में कहा गया कि वो क्या थे, हर्षवर्धन के सभा पंडित। और हर्षवर्धन के बारे में आपने देखा कि हर्षवर्धन का जो काल था वो 648 था, 606 से लेकर 648, और इधर वेन सॉन्ग को देख रहे हैं आपकी 629 से 645 ईस्वी है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि बाण का समय ईसा की 6ठी शताब्दी के अंतिम भाग और 7वीं शताब्दी के आरंभ में अवश्य होगा, अर्थात 6ठी शताब्दी के अंतिम में और 7वीं से पहले अवश्य हुआ होगा, अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। पूर्वार्ध का मतलब पहले का, जैसे आपसे कहा जाता है फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक ना, तो फर्स्ट मतलब पहले का ही समय रहा होगा। यानी जैसे कहा जाता है ना कि अब आपका जो है फॉर्म जो है बहुत जल्द फिर से दोबारा से भरा जाने लगेगा। तो अब ये क्या है, पूर्वार्ध, यानी कहा जाए कि जैसे दिसंबर के पूर्वार्ध में टीजीटी पीजीटी का पुनः फॉर्म भरा जाने लगेगा, तो उसको पूर्वार्ध कह देंगे। तो वही चीजें कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध है। 6ठी शताब्दी दंडी का स्थित काल है। दंडी किरातार्जुनीयम, यहां से देखिए बहुत पॉइंट बहुत अच्छे से, दंडी किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है, भारवी हैं। भारव के क्या हैं, ये प्रपौत्र हैं। कौन भैया प्रपौत्र है, दंडी स्वामी। दंडी के लिए लिखा कि दंडी किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता भारवी के प्रपौत्र थे। यहां तक आपको समझ में आ गया। उनके माता पिता का नाम, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दंडी के माता पिता का नाम, तो माता पिता का नाम देखिए, माता पिता का नाम गौरी और वीरदत्त था। गौरी और वीरदत्त था। वे राजा नरसिंह प्रथम के सभा पंडित थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वे मतलब कौन, दंडी के बारे में कह रहा है कि दंडी राजा नरसिंह प्रथम के सभा पंडित थे। आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी, यानी कादंबरी किसकी रचना, ये तो आपको पता चल ही गया, बार बार मैं उसी को दोहरा रहा हूं। महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी श्रृंगार रस प्रधान कथा काव्य है। कैसा काव्य है, श्रृंगार रस प्रधान, यानी इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ है कई मर्तबे। फिर बाणभट्ट के गद्य कादंबरी की रीति पांचाली है। यह भी प्रश्न पूछा है कि बाणभट्ट के गद्य कादंबरी की रीति कैसी है, तो रीति इसकी कैसी है भैया, पांचाली है। कैसी है, पांचाली है। बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि आपका ये प्रश्न बनाएगा, बहुत अच्छे से प्रश्न निकालेगा। प्रसन्न राघव के लेखक जयदेव की कौन भैया, जयदेव ने कविता कामनी के अंगों, किसकी अंगों, कविता कामनी के अंगों के रूप में कवियों को प्रतिष्ठित करते हुए बाण को पंचबाण मदन निरूपित किया। महाराज हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को वत्स्यवाणी चक्रवर्ती की उपाधि से समलंकृत किया। देखिए ये प्रश्न पूछा है कि किसने बाणभट्ट को वत्स्यवाणी चक्रवर्ती की उपाधि से समलंकृत किया है, तो किसने किया, महाराज हर्षवर्धन ने। किसको, बाणभट्ट को। क्या कहा, वत्स्यवाणी चक्रवर्ती की उपाधि से समलंकृत किया। महाकवि कालिदास की उपमा के सम्राट हैं। अब देखिए बहुत पॉइंट पकड़िए, महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट है। तो आपसे पूछे कि उपमा का सम्राट, तो महाकवि कालिदास की बात आएगी, लेकिन जब बाणभट्ट की बात आती है तो बाणभट्ट परिसंख्या के। आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तो बाणभट्ट किसके हैं, तो बाणभट्ट भैया किसके हैं, परिसंख्या के। इस कथन के कथानाक कौन है, इस कथन के
कौन है, इस कथन के कथनकार कौन है, इस कथन के कहने वाले कौन है, इस कथन को किसने कहा, बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी की कथन है, यानी उक्ति है। फिर से सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तो बाण भट्ट परिसंख्या के। इस कथन के कथनकार डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी हैं। बाण भट्ट के विषय में विदग्ध मुखमंडन के प्रणेता धर्मदास ने उनकी कविता की उपमा तरुणी के लावण्य से दी है। किससे दी है? तरुणी के लावण्य से दी है, जो नित्य नूतन रहती है, जिनका सौंदर्य प्रत्येक क्षण दर्शक एवं पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक श्लोक जैसा कि आपने देखा, पढ़ा होगा, पूछा भी गया है, रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगज जन्मो हरति सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य। अब इसको इस श्लोक पढ़ने का एक अपना मजा होता है। ऐसे पढ़िए, रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जग जन मनोहरती सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी वाणस्य मधुरी शलस्य। अब इससे अगर अर्थ निकालना चाहो तो आप अर्थ भी निकाल सकते हो। अर्थ क्या निकलता है? रुचिर स्वर वर्ण तथा पदों से विभूषित, रस और भावों से अलंकृत, वह संसार के चित्त को आकृष्ट कर रही है। क्या तुम किसी तरुणी की बात को कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं बाण की मधुर वाणी की बात कर रहा हूं। जहां तक आप समझ में आए, संस्कृत साहित्य जगत को बाण का उच्चिष्ट कहा गया है। यह भी पॉइंट समझिए, बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत साहित्य जगत को बाण का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बाण का मतलब आप समझ रहे हैं, बाण भट्ट को ही शॉर्ट में बाण कहा जा रहा है। बाण को उच्चिष्ट कहा गया। क्या कहा गया? उच्चिष्ट कहा गया है या कहा जाता है, या पॉइंट आपसे पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में कई बार देखने को मिलता है। आइए आगे बात करते हैं। बाण भट्ट के विषय में गोवर्धनाचार्य ने, किसने? गोवर्धनाचार्य ने वाणी को बाणो विभुवते, क्या लिखा देखिए, वाणी बाणो बभुवेति, वाणी बाणो बभुवेति कहा है। कादंबरी के प्रमुख नायक जो हैं वो है चंद्रापीड़ जी हैं। कौन है दोस्तों? कादंबरी के प्रमुख नायक चंद्रापीड़ हैं। यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। लास्ट में हम आपसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएं तो ज्यादा अच्छे से तैयारी होगी। बाकी आप विधिवत कंप्लीट संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं, पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं, यहां तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा देने के लिए आपको कंटेंट के माध्यम से दिख रहा हूं कि जैसे कि आपको कम समय में बहुमूल्य चीजें दे सकूं। तो उसके लिए भी आप संपूर्ण बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए संस्कृत की भी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से स्टार्ट किया हुआ हूं। अभी ज़्यादा लेक्चर भी नहीं हुए हैं, आप चाहें तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये प्रैक्टिस सेशन में इतनी सी बातें मैं आपको देता रहूंगा। आइए, कादंबरी कथा के पूर्वार्ध में परकीया मुग्धा, देखिए यहां पर एक पॉइंट निकल के आ रहा है। एक पॉइंट देखिए क्या लिख रहा है, पूर्वार्ध में परकीया मुग्धा नायिका के रूप में और उत्तरार्ध में स्वकीया नायिका के रूप में चित्रित है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा है कि कादंबरी कथा के पूर्वार्ध में कौन नायिका है? परकीया मुग्धा। और पूर्वार्ध में परकीया मुग्धा, और पूर्वार्ध के बाद पूछे उत्तरार्ध में, तो उत्तरार्ध में भैया कौन है? स्वकीया नायिका के रूप में चित्रित है। यानी पूर्वार्ध में अलग और उत्तरार्ध में अलग है। आइए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। कादंबरी में पार्श्व नायिका महाश्वेता हैं। महाश्वेता कादंबरी कथा की दूसरी नायिका कही जा सकती हैं। देखिए, इनको महाश्वेता को कादंबरी कथा की दूसरी नायिका कहा जा सकता है। उसका कारण आप समझिए, क्योंकि पहली नायिका तो पूर्वार्ध में देखिए परकीया मुग्धा आई और उत्तरार्ध में स्वकीया कह सकते हैं। लेकिन अब आपसे जब कहे कि कथा की दूसरी नायिका किसे कहा जा सकता है, तो कादंबरी में पार्श्व नायिका महाश्वेता हैं। यही महाश्वेता को ही दूसरी नायिका भी कहा जा सकता है। वह कादंबरी की तरह परम सुंदरी,
रमणी है। कादंबरी की ही तरह क्या है, परम सुंदरी और रमणी है। इसकी कहानी हम आपको बहुत अच्छे से जो है पढ़ाएंगे। जब आप बैच पूरी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ हम पूरी स्टोरी, पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे चलचित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपको वहां पर बताते चलेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एकदम आपको लगेगा कि मैं आपके सामने चलचित्र पेश कर रहा हूं और चीजें आपको तथाकथित याद हो जाएंगी। तो उसके लिए आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बातें करते हैं। अत्यंत गौरववर्ण होने के कारण उनका नाम महाश्वेता पड़ा। महाकवि बाण ने उसे धवलिमा की इयत्ता कहा है। किसको भैया धवलिमा का इयत्ता कहा है? महाश्वेता को। किसने कहा? महाकवि बाण ने। क्या कहा? धवलिमा की इयत्ता कहा है। आइए आगे चलते हैं। कादंबरी बाण की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बाण की प्रौढ़ और अंतिम कृति कौन सी है? तो कादंबरी ही है। इसमें एक काल्पनिक, कैसी कथा? काल्पनिक कथा वर्णित है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कादंबरी कथा मुखम में कैसी कथा का वर्णन है? तो ये काल्पनिक कथा है। काल्पनिक का मतलब कल्पना के आधार पर जो कथाएं बनाई जाती हैं उनको काल्पनिक कथा कहते हैं। यह गद्य काव्य का कथा भेद है। किसका? गद्य काव्य का कथा भेद है। इसमें चंद्रापीण और वैशंपायन के तीनों जन्मों का वर्णन है। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रापीण और वैशंपायन के तीनों जन्मों का वर्णन कहां मिलता है? तो भैया तीनों जन्मों का वर्णन इसी कादंबरी बाण की प्रौढ़ और अंतिम कृति में मिलता है, जो कि गद्य काव्य तथा कथा भेद है। यह भी आपसे पूछा है कई बार। आइए, पुंडरीक का मित्र कपिंजल। देखिए कपिंजल ऐसे भी लिखा रहना चाहिए क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए इस तरीके, वैसे यहाँ होना चाहिए कपिंजल, इस तरीके से होगा क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी जो है टाइपिस्ट नहीं बना पाते, इसलिए को बिंदी लगा दिया गया। तो कपिंजल आप ऐसे जानते रहिए। तो देखिए, पुंडरीक का मित्र कपिंजल ही ऋषि शाप के कारण इंद्रायुध घोड़े के रूप में जन्म लेता है और चंद्रापीड़ के पास रहता है। चांडाल कन्या वस्तुतः पूर्व जन्म में लक्ष्मी है और पुंडरीक की माँ है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो चांडाल कन्या है वस्तुतः पूर्व जन्म में क्या है? तो लक्ष्मी है और वह पुंडरीक की माँ भी है। इसका पीडीएफ मित्रों आप जो है मैं बता देना चाहूंगा, इसका पीडीएफ आप हमारे एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकेंगे। पूरी की पूरी क्लास, जितनी पब्लिक क्लासेस होती हैं, नोटिफिकेशन वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग वहां भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। आइए अब हम बात कर लेते हैं, इनके तीनों जन्मों का विवरण जाने, एक सारणी के माध्यम से जान लेते हैं। देखिए, प्रथम जन्म में अगर चंद्रापीड़ की बात करूं तो चंद्रमा, प्रथम जन्म में चंद्रापीड़ क्या थी? चंद्रमा। द्वितीय जन्म में चंद्रापीठ और तृतीय जन्म में शूद्रक। प्रथम जन्म में वैशंपायन की स्थिति क्या थी? ये पुंडरीक थे। फिर द्वितीय जन्म में वैशंपायन और तृतीय में शुक। और उसके बाद पत्रलेखा की बात करें तो प्रथम जन्म में रोहिणी और द्वितीय जन्म में पत्रलेखा, और इसमें तृतीय जन्म में कुछ नहीं है। प्रथम जन्म में इंद्रायुध की बात करें तो कपिंजल, द्वितीय जन्म में इंद्रायुध, तृतीय जन्म में कपिंजल फिर बने। और इसके बाद चांडाल कन्या की बात करें तो प्रथम जन्म में लक्ष्मी, कौन सी रूप थी? प्रथम जन्म में लक्ष्मी, द्वितीय में कुछ नहीं, और तृतीय जन्म में चांडाल कन्या। किसके नाम से क्या हो गई तृतीय जन्म में? चांडाल कन्या। तो ये तीनों जन्मों का वर्णन है, एक तरीके से इनके तीनों जन्मों का वर्णन है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। कादंबरी में मंत्री सुकनास ने, यहां पर देखिए क्या लिखा है, कादंबरी में मंत्री सुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कादंबरी में किसने किसको उपदेश दिया? तो मंत्री सुकनास ने
चंद्रापीड़ को उपदेश दिया। किसको उपदेश दिया? चंद्रापीड़ को उपदेश दिया है। कादंबरी में निम्नलिखित वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो आपके यहीं से बन जाते हैं आपकी परीक्षा में कि कादंबरी में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है, कादंबरी में किसका वर्णन है। आपको 3 ऑप्शन सही, 1 ऑप्शन गलत दे देगा, वहां से आप जानते रहिए। तो देखिए, आइए समझते हैं यहां से क्या दिख रहा है। कादंबरी में निम्नलिखित वर्णन मिलता है। कौन कौन सा? शूद्रक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, शुक वर्णन, सभा भंग वर्णन, शूद्रक स्नान वर्णन, शूद्रक नित्यकृत वर्णन, सभा मंडम गमन, शुकानयार्थ राजादेश, सुख भोजन वर्णन, शूद्रक प्रश्न, विंध्याटवी वर्णन, अगस्त्याश्रम वर्णन, पंपा सरोवर वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, सबर सेनापति वर्णन, सुख सावक निपात वर्णन, सुखावस्था वर्णन, हरित वर्णन, सुख जल पानादि वर्णन, जाबल आश्रम वर्णन, जाबल आश्रम वर्णन, जाबल वर्णन, संध्या वर्णन और रात्रि वर्णन। ये सभी वर्णन मिलते हैं। और भी वर्णन हैं, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण थे, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को ज्यादातर कोशिश किया है रखने का। आइए अगले पॉइंट। महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कादंबरी कथा में चंद्रापीड़ का उल्लेख है। इस कथा में उल्लिखित चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़। देखिए, यह प्रश्न पूछा हुआ है कि चंद्रापीड़ के पिता का नाम क्या है? तो चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़, और माता का नाम पूछा है तो माता का नाम विलासवती था। क्या था? पिता का नाम तारापीड़, माता का नाम विलासवती। डायरेक्ट आपसे प्रश्न भी देखिएगा आता है, इसलिए जानते रहिए। चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़, माता का नाम विलासवती था। तारापीड़ उज्जैनी के राजा थे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रापीड़ के पिता तारापीड़ हैं, ये कहाँ के राजा थे? तो यह उज्जैनी के राजा थे। सुकनास महाराजा तारापीड़ का एक बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण मंत्री था। और ये सुकनास जो है महाराजा तारापीड़, किसके? महाराजा तारापीड़ का एक बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण मंत्री था। इनकी पत्नी का नाम मनोरमा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनकी पत्नी का नाम मनोरमा और पुत्र का नाम पूछेगा, तो पुत्र का नाम क्या है भैया? वैशंपायन था। पुंडरीक दिव्यलोक में निवास करने वाले महामुनि श्वेत केतु को देखकर आकृष्ट हुई लक्ष्मी का मानस पुत्र है। पुंडरीक का मित्र कपिंजल का ही अवतार इंद्रायुध अश्व था। कादंबरी में चंद्रापीड़ विदिशा राज्य का युवराज था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है कि कादंबरी में चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज था? तो ये विदिशा राज्य का युवराज था। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। राजा शूद्रक की राजधानी का नाम विदिशा था। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजा शूद्रक की राजधानी कौन सी थी? तो राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा थी। वह चारों ओर वेत्रवती नामक नदी से घिरी हुई थी। ये भी पूछा जाए कि वह नदी कौन सी नदी, यानी जो शूद्र की राजधानी विदिशा थी वह किस नदी से घिरी हुई थी? तो वेत्रवती नामक नदी से घिरी हुई थी। उज्जैनी के राजा तारापीड़ थे। बाण के नाम से 2 गद्य काव्य सर्वप्रसिद्ध ही हैं। देखिए, बाण की बहुत सारी काव्य कृतियां हैं, लेकिन 2 बहुत ही प्रसिद्ध हैं। माना भी जाता है कि 2-3 ही रही भी होंगी। तो देखिए, बाण के नाम से 2 गद्य काव्य सर्वप्रसिद्ध ही हैं। एक है हर्षचरित और दूसरा है कादंबरी। कौन कौन सा? एक हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। बाणभट्ट की तीसरी कृति जो है वह चंडी शतक है, जो कि एक गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। गद्य काव्य 2 प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? हर्षचरित और कादंबरी। तीसरी कृति जो है वो कौन सी है? चंडी शतक है, जो कि क्या है? गीति काव्य है। बाणभट्ट ने 2 दृश्य काव्य नाटक भी लिखे हैं, जिनमें एक का नाम है पार्वती परिणय और दूसरे का नाम है मुकुट ताड़ितक। मुकुट ताड़ितक। कादंबरी का उपजीव्य, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कादंबरी का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो कादंबरी का उपजीव ग्रंथ बृहत कथा है। कौन सा है? बृहत कथा है। गुढ़ाढ्य रचित बृहत कथा सरित सागर के 59वें तरंग के मकरंदी
का वृत्तांत का अवलंबन लेकर बाणभट्ट ने कादंबरी कथा की रचना की है। गुणाढ्य कृति बृहत कथा पैसाची भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है दोस्तों? पैसाची भाषा में लिखा गया है। अनेक कथाओं का आकार श्रेष्ठ ग्रंथ है। कादंबरी की कथा कल्पना प्रसूत है जो गद्य काव्य कथा की रचना है। कादंबरी बाणभट्ट द्वारा प्रणीत संस्कृत साहित्य की कथा विधा के अंतर्गत आती है। तो डायरेक्टली आपसे यह कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कादंबरी बाणभट्ट द्वारा प्रणीत किस साहित्य की विधा के अंतर्गत आती है? तो कथा विधा के अंतर्गत आती है। कादंबरी सरस्वती के वरद पुत्र, बहुत ध्यान से समझिए, कादंबरी सरस्वती के वरद पुत्र बाणभट्ट की अंतिम अमर रचना है जिसमें उनकी कला अपनी ऐसे संबद्ध, सशक्त, प्रौढ़ और उर्वर रूप में निखरी है कि क्या कहा जाए, यानी उनका वर्णन किया नहीं जा सकता। कादंबरी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ होता है मदिरा अर्थात सूरा। मदिरा के समान आह्लादक एवं मादक होने के कारण इस कथा का नाम कादंबरी रखा गया। महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में त्रिगुणमय परब्रह्म किसकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना, देखिए क्या कह रहा है, महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण, किसमें? प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो त्रिगुणमय परब्रह्म की वंदना की गई है। कादंबरी कथा मुखम प्रकरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण वंशस्थ छंद में इस प्रकार है। छंद देखिए, रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलय तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। बहुत अच्छा है। देखिए इसके अर्थ के बारे में थोड़ा सा जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसी तरीके से देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ना कि मैं यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आया हुआ हूं, मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूं। स्टोरी को एक अलग अंदाज में बताना होता है। यहां अगर आपने पढ़ा है तभी आपके पल्ले पड़ेगी, थोड़ा बहुत समझ में आएगी। नहीं पढ़ा है तो आप चीजों को बहुत अच्छे से सुनिए, सुनने के बाद समझिए, फिर आप देखिए। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने जा रहे हो, आपने बीएड कर रखा है, कि आपने कादंबरी पढ़ा ही नहीं होगा। पढ़ा तो होगा ही। अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एसपी शुक्ला एजुकेशन संस्थान के साथ हैं। आपको नहीं पढ़ा तो आपको सिखा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। फिर तो आपको अगर कुछ पढ़ा है तब तो आप प्रैक्टिस बेस आपके लिए सफिशिएंट है। इतने में आप निकाल ले जाओगे 100% एग्जाम, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर नहीं पढ़ा तब तो आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, संपूर्ण बैच आपको, यानी कंप्लीट बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आइए इसी पे बात करते हैं। अर्थात सृष्टि के उत्पत्ति के समय, जो भी श्लोक आपने देखा, श्लोक पे ही चर्चा करते हैं। सृष्टि के उत्पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, समझिएगा। सृष्टि के उत्पत्ति के समय रजोगुण का मतलब होता है ब्रह्म स्वरूप। जो रजोगुण होता है, रजो देखिए अलग अलग गुण होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे गुण के बारे में समझा होगा, पढ़ा होगा, रजोगुण, तमोगुण ना, मासिक गुण, ये सब गुण में आ जाते हैं। तो देखिए रजोगुण जो होता है इसको ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है, माना जाता है। स्थिति काल जो होता है ये सत्व गुण युक्त होता है, जो कि विष्णु स्वरूप माना जाता है। और प्रलय काल जो होता है उसको तमोगुण युक्त कहा जाता है, जो कि शिव स्वरूप, यानी जो है प्रलय कौन मचाता है? भगवान शंकर। तो तमोगुण स्वरूप, तमोगुण युक्त शिव स्वरूप के कारण भूतः वेद त्रयी में, जिसमें त्रयीमय में कौन आ जाएगा? ऋक यजु साम, यानी इसका मतलब है वेद की बात कर रहा है। वेदत्रयी, वेद तीन, पहले वेद तीन ही थे, फिर बाद में चौथा आया। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा गया। तो उनकी बात कर रहा है। त्रिगुण स्वरूप एवं अजन्मा परब्रह्म को नमस्कार है, यानी इस श्लोक का यह अर्थ था। प्रस्तुत श्लोक में रजो जुसे सत्ववृत्तये वह तमह स्पृशे का शाभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है? परिकर अलंकार है। सर्ग स्थिति
नास हेतवे में रजोजुषे आदि पदों का क्रमशः अन्वय होने से यथा संख्या अलंकार है। रजोजुषे आदि पदों में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ प्रसाद गुण है जिसका लक्षण इस प्रकार है। क्या लक्षण है उसके बारे में भी देख लेते हैं। चित्तम व्याप्तनोति यः क्षिप्रम शुष्केन्ध नमी वानलः स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। फिर से देख लीजिए। चित्तम व्याप्तनोति यः क्षिप्रम शुष्केन्ध मिवानलः स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। तो ये था मुख्य रूप से कादंबरी कथा, मुख्य कथा का मुख्य सार था जो हमने आपको बहुत कम समय में बताने का प्रयास किया। अब आपकी परीक्षा में कुछ सूक्तियां पूछ ली जाती हैं कादंबरी की कि ये सूक्तियां पूछ लेगा कि बताइए कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से उद्धृत है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। महत्वपूर्ण सूक्तियां कादंबरी से जो उद्धृत हैं देखिए। आइए, पहली सूक्ति दिख रहा है आपको। सुभाषितम हारि विसत्यधो गलान्न दुर्जनस्यार्क रिपोरि वा त्रितम गुह इवा प्रतिहित शक्ति ही। ये आपका पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। फिर देखिए, कमलयोनि रिव विमानीकृत राजहंस मंडलः। ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः रवरीव प्रतिदिवसो पजायमानोदयः मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरः इव किमिव हि दुष्कर्म करुणानाम् असज्जानात् कस्य भयं न जायते अकारण विस्कृत वैरदारूढ़ाद सज्जनात् कस्य भयं न जायते अति गहनं तमो यौवन प्रभुवम नास्ति जीवितादन्य दभित तरमि जगति सर्व जंतु नाम। जो बड़े बड़े श्लोक होते हैं इसी तरीके से आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो। धिंक माम करुण मत निष्ठुर मकृतिगम खलु ही खलु में हृदयम। ये मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूं, बाकी तो बहुत अच्छे से चीजों को कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनको आप देखते रहिए, जानते रहिए। अति कृपणः खलवमी प्राणः सर्वथा न किंचित न खली करोति प्रायणाकरण मित्राण्यति करुणाद्रि च सदा खलु भवन्ति अहो प्रभावस्तमसास्म सुख कथन जाबाल के विषय में जो कि है। ये थी महत्वपूर्ण सूक्तियां। क्या थी ये मित्रों? महत्वपूर्ण सूक्तियां थी जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे में सुन के एक बार में नहीं हो रहा है, ठीक, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसको एक बार दो बार पूरी की पूरी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद अब ये जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, एक काम आपको भी करना पड़ेगा। ये नहीं आप सोचिए कि सारा काम मैं ही करूंगा। अब आपका वर्क यही है कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए अपने से, क्योंकि मैंने पूरा एक एक कंटेंट लिख रखा है। अपने से आप पॉइंट को देखिए, समझिए, फिर चीजों को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तो ये चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और चीजें बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं जो हमने पढ़ा, चेक करिए कि कितनी आपकी तैयारी हुई। चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्टिंग करते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आइए देखिए क्या लिखा है। कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? यानी कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो दोस्तों बताना चाहूंगा, कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने 20 श्लोकों की रचना की थी। किसने? 20 श्लोकों की रचना की है। प्रारंभिक 3 श्लोक, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रारंभिक 3 श्लोक, प्रारंभिक जो है 3 श्लोक जो है किसके लिए हैं ये पूछा जाता है। प्रारंभिक 3 श्लोक जो है देवताओं की स्तुति के लिए, देवताओं की स्तुति में लिखे गए। तदंतर गुरु वंदना,
देवता के बाद भैया किसकी वंदना करने के लिए? गुरु की वंदना करने के लिए लिखा गया गुरु वंदना। खल निंदा, खल निंदा, खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट, दुष्टों की निंदा के लिए खल निंदा आदि विषयों का वर्णन करके अंत में कवि ने वंशक्रम का उल्लेख किया है। और लास्ट में किसका वर्णन हुआ है? वंशक्रम, वंशक्रम का वर्णन किया गया है। तो कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। किससे होता है कथा का प्रारंभ? ये भी पूछा जाता है। तो हमने तो देख ही लिया, आपको बता ही दिया, फिर भी लिखिए, आप लोग देख लीजिए। राजा शूद्रक के वर्णन से होता है, राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। किससे होता है दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है कि कादंबरी कथा का प्रारंभ किससे होता है? राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। क्वेश्चन था कि कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की? 20 श्लोकों की रचना की। प्रथम 3 श्लोक जो थे वो किसके लिए थे? तो प्रथम 3 श्लोक देवताओं के लिए थे, फिर उसके बाद गुरु वंदना, फिर खल निंदा, फिर उसके बाद वंशक्रम का वर्णन हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? चलिए आप लोग जवाब देने का भी प्रयास करिए। कौस्तुभ मणि को विष्णु भगवान की बात आपने सुना होगा, राम जी इनके अवतार माने जाते हैं, विष्णु जी को, यानी विष्णु ही इसका सही जवाब होगा। तो बिल्कुल कौस्तुभ मणि को विष्णु धारण करते हैं। बाणभट्ट विरचित कादंबरी कथा मुखम के कौन से श्लोक में इनका वर्णन आता है? तो बताना चाहूंगा 7वें श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? सुभाषितम हारि विसत्यधो गलान्य दुर्जनस्यार्करि पोरिवामृतम तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरि महारात्न मिवाति निर्मलम। अर्थात जिस प्रकार से अमृत राहु के गले से नीचे नहीं प्रवेश कर पाता, उसी प्रकार मनोहर और सुंदर वचन दुर्जन के गले से नीचे नहीं प्रविष्ट होता है, किंतु सज्जन व्यक्ति अत्यंत शुद्ध वही वचन हृदय में उसी प्रकार धारण करता है जैसे अतीव स्वच्छ कौस्तुभ मणि को अपने वक्ष स्थल पर भगवान विष्णु जी धारण करते हैं। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लाते हैं। बिल्कुल बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर ध्यान दीजिए। सुभाषितम हारि विसत्यधो गलान्न दुर्जनस्यार्क अरि पोरिवामृतम, यह सूक्ति उद्धृत है। अभी अभी हमने आपको पूरी सूक्ति ही, पूरी श्लोक ही पढ़ के सुना दिया और आपको व्याख्या सहित मैंने पहले भी बता दिया। तो भैया कहां से उद्धृत है? कादंबरी से। कहां पूछा है प्रश्न? पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न आपके वही टीजीटी पीजीटी के ही हैं। आइए अगला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मनस्तु साधु मदनस्सु साध्वा निभि पदे पदे हरंति संतो मणिनूपरा, यू पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? भैया किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? आपको अभी ये भी मैंने बताया, पीजीटी 2005 में पूछा है, यह भी कादंबरी से ही उद्धृत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5वां, अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? पर्णकुटी की बात होती है। पर्णकुटी करिहंकित है। आपने पढ़ा होगा बनपथ पर गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत अच्छी रचना किया है, वहां पर भी इसका वर्णन होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए, किसमें? अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया है? तो अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया है। किसमें किया है? लक्ष्मण ने किया है। एक श्लोक आपने अगर पढ़ा हो तो वहां पर लिखा जाता है, लिख लीजिए तब समझ में आएगा। लक्ष्मणोपरिचित रुचिर 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 पर्णशाला, रुचिर पर्णशाला। यहां से ये मिलता है कि अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए जो है पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था जो है लक्ष्मण ने किया था। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे?
आपने पढ़ा, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? तो हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7वां, कादंबरी का प्रधान रस क्या है? अभी भी मैंने बताया व्याख्या में, देखिए आप कहीं से अब एक भी प्रश्न आप बना लीजिए कादंबरी कथा मुखम से, एक भी ऐसा सिंगल प्रश्न नहीं बना पाएंगे आप। जो मैं आपको पढ़ा दिया हूं इसके बाहर से होगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। सारे प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, नोट्स से मिलेंगे, या तो क्वेश्चन मिलेगा या तो आपको पॉइंट मिलेगा, 100% मिलेगा। कादंबरी का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है, पाणे और पणाइन के प्रेम का वर्णन है भैया, ठाकुर और ठाकुराइन के प्रेम का वर्णन है। तो ठाकुर ठाकुराइन का मतलब भगवान का वर्णन है। तो उसमें आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पंचबाणस्तु बाणः कथन किसका है? पंचबाणस्तु बाणः कथन किसका है? आपको पता होगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी लिखा हूं, बताया हूं। अभी आपको मैंने इसमें बताया था कि प्रसन्न राघव के लेखक जयदेव ने कविता कामनी के अंगों के रूप कवियों को प्रदर्शित करते हुए बाण को पंचबाण यानी मदन निरूपित किया। यानी किसने कहा भैया? जयदेव ने। किसने कहा? जयदेव ने। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिया है, आपने पढ़ा होगा कि मैंने लिखा हुआ है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। साहित्य जगत को किसका उच्चिष्ट कहा गया है या कहा जाता है? साहित्य जगत को किसका उच्चिष्ट कहा जाता है? बाणभट्ट को। किसको? कादंबरीकृत बाणभट्ट को, यानी बाणभट्ट को ही साहित्य जगत को उच्चिष्ट कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। इस सेशन का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिए। कादंबरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? अब देखिए, कादंबरी कथा में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? अब गलत सही तो आप तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ा होगा। क्या क्वेश्चन है? बहुत गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कादंबरी कथा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ है। बिल्कुल, आइए चर्चा करते हैं। कादंबरी कथा के विषय में यहां लिखा है कि शुक ने शूद्रक को सुनाया। बिल्कुल, शुक ने शूद्रक को सुनाया, यानी यह पॉइंट तो सही है, ठीक है। फिर जाबाल ने शुक को सुनाया। जाबाल ने शुक का मतलब शुक के पूर्व जन्म की कहानी को सुनाया था, यह भी सही है। फिर महाश्वेता ने चंद्रपीड़ को सुनाया। चंद्रपीड़, महाश्वेता ने चंद्रपीड़ा को सुनाया, यह भी सही है। तीनों आपने देखा। जबकि यहां दे रहा है शुकनास ने चंद्रपीड़ को सुनाया, ये क्या है? गलत है। शुकनास ने चंद्रपीड़ को नहीं सुनाया था। किसको सुनाया था? शुकनास ने चंद्रपीड़ को राज्याभिषेक के समय उपदेश सुनाया था। किसके समय? राज्याभिषेक के समय सुनाया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कादंबरी कथा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन क्या है आपका? गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी सूचना देखिए, प्रयागराज की सबसे सफलतम टीम के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी और संस्कृत का बैच स्टार्ट किया हूं मैं, यानी एसपी शुक्ला। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहा है 9415 पर आपको एंट्री व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है। सब्जेक्ट नाम लिख करके कि किस विषय के लिए, टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए हैं, संस्कृत के लिए हैं, या हिंदी के लिए हैं, या अदर विषय के लिए हैं, आपको मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। और इस बैच की एक खास बात जो है, इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट, नोट्स प्रत्येक अध्याय पर प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, 3 अति संभावित प्रश्न पत्र परीक्षा के आधार पर जो सम्मिलित है, यह संपूर्ण मिलेगा यदि आप संपूर्ण बैच ज्वाइन करते हैं तब। मान लीजिए आपको कुछ दिक्कत है, परेशानी है, उस स्थिति में हमारा एक दूसरा बैच जो आज ये चल रहा है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्याय पर प्रैक्टिस के लिए फीस जो है मात्र 501 रुपए में। जैसे आज का सेशन है, इसी तरीके से अगले 40 लेक्चर में
संपूर्ण संस्कृत व्याकरणी, संस्कृत साहित्य और व्याकरण की संपूर्ण कक्षा के लिए मात्र 501 रुपए में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स भी मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और साथ में प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो एक प्रैक्टिस सेट की कीमत मात्र 30 रुपए है। मिनिमम 10 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट, 30 प्रैक्टिस सेट आप बाय कर सकते हैं, जो कि दे रहा। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे के बीच में 8953806857, 9450396794, 9415800659 पर आप बिना किसी बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सारी इंक्वायरी, सारी समस्याओं को यहाँ पर जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट लक।